अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में हमने ऑन साइट एसईओ स्टार्ट की है और ऑन साइट एसईओ में हमने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया है, सीखा है हमने मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ किया है। और इस ऑप्टिमाइजेशन की जो हमारे पास बेसिस थी वो क्या थी, कौन बताएगा? ये जो हमने ऑप्टिमाइजेशन की है इसकी एक्चुअली बेसिस क्या थी, किन बेसिस पर हमने ये ऑप्टिमाइजेशन की है, बेसिस क्या थी? किन बेस पर हमने कहा कि भाई टाइटल ऑप्टिमाइज हो गया? किन बेसिस पे ये बात की हमने? कीवर्ड्स। किन बेसिस पर हमने उसको ऑप्टिमाइज किया? कीवर्ड्स की बेसिस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन साइट एसईओ हम नहीं कर सकते विदाउट कीवर्ड्स। अगर हमारे पास कीवर्ड्स होंगे तो ही हम ऑन साइट एसईओ कर सकेंगे। ठीक है, अब हम बात को आगे लेकर चलते हैं। और अगली बात क्या है हमारे पास? हेडिंग स्टाइल्स। बल्कि हेडिंग स्टाइल से भी पहले एक चीज़ और सीखते हैं, एंड दैट इज़ कैनोनिकल, क्योंकि ये भी हेडिंग किससे रिलेटेड है, सॉरी हेडर से रिलेटेड है, हेड में है, तो हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ हम पैरेलल एक डिस्कशन और करते हैं, और वो है क्राउलर। जरा क्राउलर को समझ लेते हैं कि क्राउलर की क्या एक्टिविटी होती है और कैसे होती है, और रैंकिंग में क्राउलर का मतलब क्या है, क्या क्राउलर क्या करता है, और क्राउलर एक्चुअली है क्या चीज़, हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्राउलर है क्या। अच्छा, यहाँ से नहीं खुल रहा तो हम इसको फिलहाल उसमें खोल लेते हैं, इसमें खोल लेते हैं ताकि जरा फाइल तो खुल जाए ना हमारे सामने पहले। क्राउलर बेसिकली आपकी वेबसाइट को क्राउल करता है, जिसकी बेसिस पर आप इंडेक्स होते हैं और उस इंडेक्सिंग की बेसिस पर आप रैंक होते हैं। अब क्राउलर क्या है, इसकी एग्जांपल अगर मैं इस क्लास से दूं कि भाई मेरे पास ये असाइनमेंट है कि आप सबको 3 महीनों के बाद एक सर्टिफिकेट देना है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने के बाद मैंने किसी स्टूडेंट को ये कहना है कि ये नंबर 1 स्टूडेंट है, ऐसे ही है ना। किसी को कहना है ये नंबर 2 है, और ऑनवर्ड्स अगर 30 होंगे तो इसी तरह 30 नंबरिंग होगी आपकी, एक ऊपर से टॉप पर होगा और एक एंड से टॉप पे होगा। वेबसाइट्स को अगर हम देखें तो ये तो बहुत सारी होंगी, ये 30 तो नहीं होंगी ना, वेबसाइट्स तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगी। तो इस तरह वेबसाइट्स की काउंटिंग तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने आपके एनालिसिस करने हैं, और मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँगा तो सबसे पहले मैं क्या स्टैंडर्ड क्या होगा मेरे एनालिसिस का? मेरे एनालिसिस का स्टैंडर्ड ये होगा कि क्या आप उन फैक्टर्स पे पूरे उतरते हैं जो आपको टॉप पे लाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप उन फैक्टर्स पर पूरे उतरते हैं कि जो आपको टॉप पे लाने के लिए बनाए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप रैंक कर सकते हैं। और अगर आप उन फैक्टर्स को पूरे नहीं उतरेंगे तो आप रैंक नहीं कर सकेंगे। ये फाइल लोड नहीं हमारी हो रही है। आज मैंने ज़रा विंडो अपनी थोड़ी सी रिप्लेस की है, उस वजह से जो है ना कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं इंस्टॉल होने वाली। अगर हम अभी इंस्टॉल करेंगे ना तो हमारा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी कुछ इंस्टॉल ना करूँ, जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं मैं वो आपको दिखा दूँ। गुड। तो क्राउलर क्या करता है? क्राउल करता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने तक मैं आपको क्राउल करूँगा। उसकी बेसिस पर साथ साथ जब मैं आपको क्राउल कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को मैं रिजेक्ट कर दूँ, और जिनको मैंने रेंज अपनी लिस्ट में रखा होगा वो लोग होंगे जो फैक्टर्स पूरे कर रहे होंगे। उसके बाद उन स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बन रही होगी। वो लिस्ट क्या होगी, पूरे 3 महीनों में रोटेट भी कर सकती है, क्राउल भी कर सकती है, कि कभी कोई स्टूडेंट ऊपर आ जाता है, कभी कोई स्टूडेंट नीचे चला जाता है, एफिशिएंसी की बेसिस पर, फैक्टर्स को फॉलो करने की बेसिस पर। और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये वाला स्टूडेंट पहले नंबर पर है। बिल्कुल यही तरीका वेबसाइट की रैंकिंग का भी है। गूगल का एक अपना सॉफ्टवेयर है जिसे हम क्राउलर बोलते हैं, जिसको हमें फिजिकली तो नहीं देख सकते कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट को क्राउल करता है, और वो आपकी वेबसाइट को क्राउल करने के बाद एनालिसिस करता है कि क्या
इस वेबसाइट को मुझे रैंक करना चाहिए, इंडेक्स करना चाहिए कि इंडेक्स नहीं करना चाहिए। वो रैंक करने के हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कंटेंट। आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज कंटेंट। कंटेंट का क्या मतलब हुआ? आपकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा है। कैसा का मतलब क्या हुआ कि क्या वो न्यू कंटेंट है कि यूज कंटेंट है। क्या आपने किसी वेबसाइट से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट बनाने के लिए उसको पेस्ट कर दिया। याद रखिए, मैं कंटेंट और टेम्पलेट इन दोनों को अलग रखता हूँ। हाँ, आपको भी इन्हें अलग रखना है। मतलब मैंने आपको एक वेबसाइट दी और मैंने आपसे कहा भाई इस वेबसाइट को चेंज करो और एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना लो। तो मैंने आपको एक टेम्पलेट दिया ना, उस टेम्पलेट के अंदर आप क्या कर रहे हो? तस्वीरें चेंज कर रहे हो, हेडिंग्स चेंज कर रहे हो, पैराग्राफ चेंज कर रहे हो, वीडियो चेंज कर रहे हो, नीचे आकर प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, पहले कोई और लगी हुई थी, टेम्पलेट वही चल रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो टेम्पलेट कॉपी हुई है तो शायद ये एसईओ में प्रॉब्लम करेगी। हमें बिल्कुल नहीं करेगी, ये टेम्पलेट है। हाँ, मैंने आपको एक वेबसाइट दी जो वेबसाइट थी कमर्शियल किचन की। तो आपने क्या किया? आपने भी कमर्शियल किचन की ही वेबसाइट बना ली और आपने 70 to 80% वही कंटेंट रहने दिया जो पहले से लिखा हुआ था। इवन आपने लोगो भी नहीं चेंज किया, आपने तस्वीरें भी नहीं चेंज की, आपने मैटर भी चेंज नहीं किया। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आ रहा है, ये कॉपी की कैटेगरी में आ रहा है। गूगल ऐसे कंटेंट को उठाकर फेंक देगा और क्राउलर उसे क्राउल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो क्या है कि हमारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंटेंट होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट होना चाहिए। ऐसा ना फील हो रहा हो कि ये कंटेंट किसी और का है, उसमें से एक सेंटेंस किसी और का है, 2 सेंटेंसेस किसी और के हैं। हमें एग्जैक्टली न्यू कंटेंट लिखना है या लिखवाना है। या मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया और उसके बाद मैंने उसमें मॉडिफिकेशंस कर ली, यानी जनरेट तो हो गया ना, लेकिन अब वहाँ पर हमें वेबसाइट में एक इशू और भी है। वेबसाइट कहता है कि कोई भी आपकी वेबसाइट में ऐसा मटेरियल जो ऑटो जनरेटेड हो, उसे मैं ये समझूंगा कि वो स्पैम है। स्पैम के लिए उसने जो वैल्यू रखी हुई है वो 30% है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटो जनरेटेड मटेरियल 30% हो गया तो आपकी वेबसाइट को उसने स्पैम वेबसाइट करार दे दिया। स्पैम होने का मतलब क्या हुआ कि ये भी वेबसाइट के अगेंस्ट चली गई, एसईओ के अगेंस्ट बात चली गई। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट 1% स्पैम है, 2% स्पैम है, 10% स्पैम है, 13% स्पैम, डजंट मैटर। लेकिन अगर आप इसको स्पैमिंग इतनी ज़्यादा होगी है कि आप सब कुछ ही ऑटो जनरेटेड करवाने लगे हुए हैं तो ये स्पैमिंग बढ़ जाएगी आपकी। सो हमें ऑटो जनरेटेड काम कम करने हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया, नो प्लेजरिज्म, नो कॉपी कंटेंट, नो डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। लेकिन उसमें खतरा क्या है? स्पैम का खतरा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको पूरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाएं और उसके कुछ वर्ड्स को चेंज कर दें, कोई एक आधा सेंटेंस मॉडिफाई कर दें। अब क्या हो, लेकिन पूरे कंटेंट में ये चेंज कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि मैंने 500 वर्ड्स लिखवाए हैं और चेंज जो मैं कर रहा हूँ वो 20 वर्ड्स में कर रहा हूँ। मुझे पूरे कंटेंट को चेंज कर देना है, इस तरह का चेंज करना है जब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ तो फील ना हो रहा हो कि ये वही कंटेंट है जो मैं उधर से उठा के लाया था, लेकिन मुझे एक पूरा कंटेंट मिल चुका हुआ है वो वाला, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यू कंटेंट है। सो सबसे पहले गूगल का एल्गोरिदम क्या कहता है? गूगल एल्गोरिदम का क्या मतलब है कि गूगल स्टैंडर्ड्स। सो गूगल स्टैंडर्ड हमें सबसे पहले क्या कहते हैं, और ये चेंज भी होते रहते हैं, गूगल एल्गोरिदम्स बदलते रहते हैं। सो गूगल एल्गोरिदम हमें सबसे पहले ये कहता है कि आपकी वेबसाइट कॉपी कंटेंट नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट एसईओ के लिए टेम्पलेट का कोई कंसर्न नहीं है। गूगल एल्गोरिदम टेम्पलेट की कोई बात नहीं करता, ठीक है, ना मना करता है ना यूज करने को कहता है, बल्कि वो कंटेंट की बात करता है। दूसरे नंबर पर हमें क्या पता होना चाहिए कि कंटेंट कितना बड़ा हो, हमारी वेबसाइट का कंटेंट कितना होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई इमेजेस वाली वेबसाइट बनाओ, बड़ी अच्छी होती है ना, क्योंकि लोग इमेजेस ढूंढने लगे हुए हैं। सो वो इमेजेस बेस्ड है, तो जो लोग वॉलपेपर्स ढूंढते हैं, तस्वीरें ढूंढते हैं, उनको तो नज़र आएंगी अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है। लेकिन गूगल ये कहता है कि आपके वेबसाइट में कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में भी होना चाहिए, और टेक्स्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो 400 से 500 वर्ड्स की है कि आपकी वेबसाइट में मिनिमम 500 वर्ड्स तो होने चाहिए। क्योंकि जब हम कीवर्ड्स की बात करते हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट पे कितने कीवर्ड्स ला सकते हैं,
तो गूगल एल्गोरिदम हमें कहता है कि 3% मैक्सिमम, बिटवीन 1 to 3%, यानी कि 3% मैक्सिमम। 1% रिकमेंड कर रहा है, 1.5 कर लो, 2 कर लो, 2.5 कर लो, फाइन। 3% कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 करोगे तो एल्गोरिदम के अगेंस्ट जा रहे हो, यानी बढ़ा रहे हो। और परसेंटेज की बात कर रहा है, नॉट नंबर ऑफ कीवर्ड्स। ऐसे नहीं है कि उसने पहले से ही कीवर्ड्स की तादाद बता दी है कि 50 कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड्स, 8 कीवर्ड्स, बल्कि वो क्या बता रहा है आपको, कीवर्ड्स की तादाद नहीं बता रहा, बल्कि परसेंटेज बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट 500 वर्ड्स का है, तो इसका मतलब अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट 500 वर्ड्स का है तो 3% चेंज होगा। अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट 800 वर्ड्स का है तो उसका 3% डिफरेंट होगा। और अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट 1500 वर्ड्स का है, जो कि मैक्सिमम साइज़ है आपके कंटेंट के लिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो 3% काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगी आपको। इसका मतलब कंटेंट ज़्यादा होता जा रहा है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स को लगाने की। लेकिन अगर मैं 1500 के चक्कर में कॉपी करके कंटेंट ले आऊँगा तो वो ऐसे उठाकर फेंक देगा पहले ही मरहले में कि ये कॉपी कंटेंट है, इसको मैं कंसिडर नहीं करता। ठीक है, मिनिमम 100% न्यू कंटेंट होना चाहिए, 100%। और एक चीज़ याद रखिए, जिसका कंटेंट यूनिक है, एसईओ उसकी कम है, मगर कंटेंट बिल्कुल नया है उसका, उसके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस बंदे से जिसके अंदर 80% अपना है, 20% दूसरे का है। हमें बिल्कुल ज़ीरो प्लेजरिज्म के साथ जाना है। किसी का नहीं यूज़ करना। देखें, आप यूज़ कर लेंगे ना, मिसाल के 80% है, गूगल उसको ले भी आएगा। अब उसका एक एल्गोरिदम का एक फैक्टर क्या है, यूनिक कंटेंट। अब वो जब आप ए बी टेस्टिंग हो रही है ए वेबसाइट की बी वेबसाइट से, और सबसे पहले उसने एक फैक्टर पकड़ा कि भाई देखो तो इनमें से यूनिक कौन सी है, तो जब आपकी वेबसाइट कॉपी है, बेशक 10% है, बेशक 2% है, वो कॉपी की कैटेगरी में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आपकी वेबसाइट को नीचे ले जाना, यानी आप एक फैक्टर माइनस कर गए जो यूनिक कंटेंट वाला था। यूनिक कंटेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ना स्पैमिंग 30%, स्पैमिंग कहा मैंने 30%, स्पैमिंग इज समथिंग डिफरेंट। स्पैमिंग क्या चीज़ है, ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट नहीं है। स्पैमिंग ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट है कि कोई ऐसा टूल मैं यूज़ करता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ मुझे बनाकर दे देता है। ठीक है, वो ऑटो जनरेटेड, जैसे ऑटो लाइक्स होती हैं फेसबुक पर, ऑटो लाइक्स होती है ना, ये स्पैमिंग है। फेसबुक पर ऑटो सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, ये स्पैमिंग है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि स्पैमिंग की बात हो रही थी। ये वाली जो हम कह रहे हैं न्यू कंटेंट, ये तो आपको 100% नया चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हम खुद से कंटेंट लिख सकते हो, जी है मोस बड़ा नो अलहदा से बड़ा, उनका सामान अलहदा है। शॉर्टकट चाहिए हमें, लंबा ही काम करना है ना। पहली बात तो ये है कि मैंने चैट जीपीटी से कहा कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या कमर्शियल किचन इक्विपमेंट को करती है। राइट अ ब्रीफ कंटेंट अबाउट सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन 150 वर्ड्स। लिख दिया उसने छोटा सा एक पीस मुझे, मैंने उसको पकड़ा, वर्ड में ले गया, वर्ड में ले जाकर मैंने उसके कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए, साइनोनिम्स कर दिया उसको, यानी हर वर्ड को चेंज किया, उठाकर फिर मैं उसको अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने का मसला ही नहीं है ना। नहीं आएगा, इसलिए कि आपने वर्ड चेंज कर दिया ना। नहीं, हमें बेसिकली हम जब उधर से चैट जीपीटी से कुछ लेकर आ रहे हैं, अब हमें प्रॉब्लम किस चीज़ का, पहली बात है प्लेजरिज्म की वजह से नहीं लाए,
सिर्फ हम लिख रहे हैं ऑटो स्पैमिंग की वजह से लाए हैं, ठीक है। सो हम ये कह रहे हैं स्पैमिंग के लिए एक जो मेरा सेंटेंस था उसके अंदर समझ लो कि 5 वर्ड्स यूज कर रहे थे। सो मैंने क्या किया, उसमें से 2 वर्ड्स को निकाला। जब मैंने 2 वर्ड्स को निकाला तो वो 100% ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट नहीं रहा, चेंज हो गया ना। मतलब एक सेंटेंस के 5 में से आपने 2 वर्ड चेंज कर दिए तो क्या वो ऑटो जनरेटेड रहा? नहीं रहा। आप बताएं ना, आप किसमें, एक मिनट, किसमें चेक करते हैं? किस चीज का करता है? अच्छा देखिए, हम अब हमने स्पैमिंग किसकी चेक करनी है? हमने वेबसाइट की स्पैमिंग चेक करनी है। वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो हमने चेक करना है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि वेबसाइट का स्पैम स्कोर 30% नहीं चाहिए हमें। अगर अच्छी वेबसाइट्स भी उठाएंगे ना, उसका भी स्पैम स्कोर होगा, इवन 13% होगा, 15% होगा। ओके, 30% हो गया तो ये बुरा स्कोर है। यानी अगर हम 30% से कम स्पैमिंग पे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट में कोई इशू नहीं है। अगर हम 30% पे स्पैमिंग को ले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट स्पैम कर गई है। स्पैम का मतलब क्या है कि अब वो ये कह रहा है कि ये ऑटो जनरेटेड है, लेकिन 30% की उसने हमें चॉइस दी हुई है कि आप 30% तक स्पैम करें। 30% का मतलब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 30% नहीं, बिटवीन 25 to 27, इससे आगे नहीं आपने जाना। मैक्सिमम इस लिमिट पर है, इससे ऊपर ना लेकर जाएं, ठीक है। सो आपकी वेबसाइट स्पैम में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्राइटेरिया क्या था हमारे पास? कंटेंट का था। ये अभी हम आगे जाते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के बाद सबमिट करना है जाकर। गूगल सर्च कंसोल एक वेब मास्टरिंग टूल है गूगल का। जब हम उसके पास अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल हमारी वेबसाइट के एनालिसिस शुरू कर देगा। हमारी वेबसाइट्स में जो इशू होंगे और जो सर्च क्यूरीज आ रही होंगी और जो इश्यूज आ रहे होंगे, चाहे वो क्राउलिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्पीड से रिलेटेड हैं, और वो सर्च क्यूरीज कैसे कह रहा है, सर्च कंसोल हमें रिजल्ट दे रहा होगा। और अगर मेरी वेबसाइट की स्पीड में भी कुछ इशू है तो सर्च कंसोल मुझे बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट स्लो है, इस वजह से स्लो है, इसको ठीक करें। यानी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा? सर्च कंसोल। सर्च कंसोल क्या होता है, सर्च कंसोल में वेबसाइट कैसे सबमिट करते हैं, ये भी हमारे आने वाले लेसन में आ जाएगा, और ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, ठीक है। हाँ, नहीं, पूरी वेबसाइट को करेंगे ना। आर्टिकल्स भी तो वेबसाइट का हिस्सा ही है ना। आर्टिकल आपने कहाँ लिखे हुए हैं? सब पेजेस पे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने एक वेबसाइट सबमिट कर दी तो क्या हुआ, पूरा बॉक्स है ना उसके पास, वेबसाइट का पूरा पैकेज उसके पास है। उसमें मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी है, ठीक है, उसमें मेरा अबाउट अस का पेज भी है, उसमें मेरा होम पेज भी है। वो सबको एनालिसिस कर रहा है, जहाँ कहीं भी इशू आएगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। चलिए अब उन टॉपिक्स से आगे आते हैं जो हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है। हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करें जो हम भी पढ़ नहीं रहे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ कैनोनिकल शुरू करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाना चाह रहा था कि आपको पता लग जाए कि हमने एसईओ शुरू कहाँ से करनी है। नंबर 1 कंटेंट, हमें पता लग गया जी कंटेंट कितना होना चाहिए। छोटे सेंटेंसेस, छोटे पैराग्राफ्स, इजी इंग्लिश, ये 3 क्राइटेरियाज हैं कि सेंटेंस भी छोटे होने चाहिए, कम वर्ड्स वाले सेंटेंसेस हों, बहुत सारा डाटा लिख रहे हैं, लाजमी बात है, अगर 800 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो ज़्यादा लिख रहे हैं 500 वर्ड से, 500 वर्ड से ज़्यादा लिख रहे हैं। तो जब वो 500 वर्ड से ज़्यादा डाटा लिखने लगे हुए हैं तो कंटेंट ज़्यादा हो गया आपका। इस सूरत में भी आपको क्या करना है, कंटेंट ज़्यादा होने की सूरत में आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाने। बेशक कंटेंट ज़्यादा कर लें मगर पैराग्राफ अभी भी छोटे होने चाहिए आपके, क्योंकि अगर आपका छोटा पैराग्राफ होगा तो मीनिंगफुल होगा और किसी को आसानी से आपके पैराग्राफ की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम जरा बात करते हैं कि कैनोनिकल क्या है। अभी मैंने यहाँ पर प्लेजरिज्म की बात की है। प्लेजरिज्म का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में कॉपी कंटेंट है और किसी और का कॉपी कंटेंट है, ठीक है। मैं ग्रुप में आपसे लिंक भी शेयर करूंगा, वहाँ जाकर आप अपना प्लेजरिज्म भी चेक कीजिए वेबसाइट का कि भाई ये किस हद तक प्लेजरिज्म है, कितनी कॉपी हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब कैनोनिकल क्या चीज़ है?
कैनोनिकल ये कहता है कि भाई क्राउलर को आप इनवाइट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, हाँ, और उसे कह रहे हैं मुझे क्राउल करो, और अगर क्राउल करते हो फिर इंडेक्स भी करो। मतलब क्राउल करने का क्या मतलब है, देख रहा है आपको। इंडेक्स करने का क्या मतलब है कि मैं लिख रहा हूँ कि भाई ये वाला स्टूडेंट अच्छा है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है। सो इट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग। हो सकता है 6 दिनों के बाद ये इंडेक्स चेंज हो जाए, जो तीसरे नंबर वाला है वो पहले नंबर पर आ जाए, जो 7वें नंबर वाला है वो 5वें नंबर पर आ जाए। ये इंडेक्स चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्राउल करना। कि भाई हमारी वेबसाइट पहले सफ़े पर थी, फिर अचानक कुछ हुआ तो तीसरे पेज पर चली गई, फिर कुछ दिनों के बाद काम होता रहा तो पता लगा पहले पेज पर आई और ज़्यादा ऊपर आ गई। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्राउलिंग, कि भाई ये क्राउलिंग प्रोसेस है। लेकिन जब ये हमारी वेबसाइट 100% फैक्टर्स को कर लेती है तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्रीज़ हो जाती है किसी नंबर पे आकर। या तो वो पहले सफ़े के 5वें नंबर पर फ्रीज़ है, जैसे भी मैं प्रोफेशनल किचन लिखता हूँ, फ्रीज़ हुई है ना पहले नंबर पर, मेरे कुछ भी हो जाए पहले नंबर की वेबसाइट वही आ रही है, एसईओ में हमेशा वही आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिमाइजेशन की वजह से वो वेबसाइट फ्रीज़ हो गई है। तो जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपकी वेबसाइट किसी नंबर के ऊपर फ्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं भाई हमारी वेबसाइट फ्रीज़ हो गई। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि कैनोनिकल क्या चीज़ है। अब हम कह रहे हैं कि भाई किसी और का तो कंटेंट यूज़ नहीं करना, लेकिन मेरा एक लैंडिंग पेज है और एक मेरा कोर्सेज का पेज है, सपोज करते हैं। अब जो लैंडिंग पेज के ऊपर मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेम वही वाला पैराग्राफ कोर्सेज के पेज पर ही है। अब अगर हम ये देखें तो ये इंटरनल डुप्लीकेशन हो गई है, कि ये किसी की डुप्लीकेशन नहीं है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये प्लेजरिज्म तो नहीं है, ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी नहीं है, लेकिन ये क्या है, मेरे ही पेज का कंटेंट दोबारा आ गया है। अब क्राउलर कंफ्यूज हो रहा है। कैसे कंफ्यूज हो रहा है? क्राउलर कह रहा है कि भाई मैं किसको रैंक करूं, आपके कोर्सेज के पेज को रैंक करवाना है कि आपके होम पेज को, लैंडिंग पेज को रैंक करना है। आप किसको रैंक करवाना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक कंटेंट के अगेंस्ट होम पेज भी बता रहे हैं और उसी कंटेंट के अगेंस्ट कोर्सेज का पेज भी बना रहे हैं। तो असल में आप मुझे बताएं, आप ऑप्टिमाइज किस पेज को करना चाहते हैं, कोर्सेज के पेज को? अब ये इसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कंटेंट है जो कॉमन है दोनों में। इसका मतलब अब मेरे नज़दीक क्या होगा, ये दो जो कंटेंट्स मैंने अलग-अलग जगहों पे लिखे हैं, इनमें से एक मास्टर कंटेंट होगा और एक कॉपी कंटेंट होगा, ऐसे ही है ना। मतलब मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई ये वाला एक्चुअल है, ये इसकी कॉपी है। इसका मतलब ये बात मुझे गूगल को भी बतानी पड़ेगी। मुझे गूगल को कहना पड़ेगा कि भाई ये जो 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं मैंने होम पेज पर, और यही वाले सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं कोर्सेज के पेज पर, तो कोर्सेज में जो मैंने लिखा है ना, इसको आपने क्या समझना है, इसको आपने समझना है ये कॉपी है, और जो होम पेज पे लिखा हुआ है इसको आपने क्या समझना है, ये मास्टर है, यानी ये ओरिजिनल है, ठीक है। इस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैनोनिकल का टैग। अब कैनोनिकल का टैग हम कहाँ लगाएंगे? कैनोनिकल का टैग हम उस पेज पे लगाएंगे जहां पर डुप्लीकेट यूज हुआ होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कोर्सेज में डुप्लीकेट यूज हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई इस कंटेंट के अगेंस्ट, कंटेंट नहीं बताने की जरूरत है, मैंने कह रहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कंटेंट हो जो होम पेज पर हो, तो आपने होम पेज को मास्टर समझना है और इसको क्या समझना है, कॉपी समझना है। इसका मतलब क्या होगा, क्राउलर को पता लग गया, अब क्राउलर कंफ्यूज नहीं होगा। क्राउलर जैसे ही उधर आएगा, कैनोनिकल की वजह से रीडायरेक्ट होगा और दूसरी जगह पर चला जाएगा।